हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जरूर थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने सब उजागर कर दिया। ना ऑक्सीजन थी, ना अस्पताल में बेड और ना दवाइयाँ। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। 2014 का वो वक्त याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी जनता से कहते थे ये काला धन वापस आना चाहिए। तब हर भारतीय को भरोसा था कि अब देश की किस्मत बदलने वाली है। अच्छे दिन देखिए ये जुमला है। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का सपना था। भारत की सत्ता की सबसे ऊंची गद्दी जिस पर बैठना हर नेता का सपना था। बीजेपी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो पूरे देश में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था। मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुके थे। 2019 में मोदी लहर और भी मजबूत हुई और पार्टी ने 303 सीटों का रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी 2014 से भी ज्यादा मजबूती से उभरते दिखाई दे रहे हैं। पूरा देश मान रहा था कि अब बदलाव तय है, लेकिन आज 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी सवाल वही है, क्या जनता का भरोसा अब भी उतना ही मजबूत है? क्योंकि रोजगार, किसानों की आय, हेल्थ केयर और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक समय जो नेता 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता कहलाते थे, आज वही समर्थन घटकर 59% हो गया है। तो क्या मोदी जी का करिश्मा बाकी फीका पड़ रहा है या 2029 तक उनका जादू कायम रहेगा? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दमदार और रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। 2014 एक नया सपना, एक नई उम्मीद। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। हर साल करोड़ों नौकरी देने का वादा किया। ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। भारत के करोड़ों युवाओं, मजदूरों और किसानों ने एक नए भविष्य पर भरोसा किया। इस बार सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि एक विश्वास की लहर बनी। अच्छे दिन और उसी लहर ने मोदी जी को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया। 2014 में बीजेपी ने जीती 282 सीटें। An opposition party has come to power by winning the people's mandate. यह 1984 के बाद पहली बार था जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो। राजीव गांधी जी ने 414 सीटें जीती थीं और उसके बाद कांग्रेस भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी। 2019 में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 303 सीटें जीती। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वो समय था जब लग रहा था कि अब बदलाव पक्का है। जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हिंदुस्तान को लगा था कि अच्छे दिन की सुबह अब दूर नहीं। लेकिन जब 2024 का रिपोर्ट्स कार्ड सामने आया तो सवाल उठने लगे, क्या बीजेपी के अच्छे दिन का जादू अब कमजोर हो गया है? 25 जुलाई 2025 को मोदी जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4078 दिन लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। Prime Minister Narendra Modi achieves an extraordinary feat, officially becoming the nation's second longest serving Prime Minister. भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का दर्जा हासिल किया। लेकिन रिपोर्ट्स कार्ड के बाद सवाल यही है, क्या अब उस गारंटी का जादू उतर रहा है? क्या मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? और ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े खुद बोलते हैं। अगस्त 2020 में जब नेशनलिज्म पीक पर था तब मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग 78% थी, लेकिन सिर्फ 4 साल में अगस्त 2024 तक यह गिरकर 59% हो गई। पहली बार 22% लोगों ने कहा कि मोदी जी का परफॉर्मेंस कमजोर हो रहा है और पहली बार राहुल गांधी जी की अप्रूवल रेटिंग भी 22% तक पहुंच गई।
अब जरा रोजगार की हकीकत समझिए। भारत में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में चपरासी की 91 पोस्ट के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोग आवेदन करने पहुंच गए। इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं। उत्तर प्रदेश में 5वीं पास के लिए निकली नौकरी में 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3700 पीएचडी होल्डर तक ने अप्लाई किया। ओह माय गॉड। चंडीगढ़ में हालत और भी चौंकाने वाली रही। एक सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के लिए बीटेक और एमटेक जैसी टेक्निकल डिग्री वाले लोगों की लंबी लाइनें लग गई। इन सारे उदाहरणों में से एक सवाल निकलता है, आखिर ऐसा क्यों लोग किसी भी जॉब को करने के लिए तैयार हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, इंडिया इज नॉट हैविंग इनफ जॉब। मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया से 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री है, इसमें करोड़ों नौकरियां पैदा हो सकती थी, लेकिन अफसोस 2023 में यह हिस्सा सिर्फ 13% तक अटका रहा। एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का विजन और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेक इन इंडिया अभी तक मेड ऑन पेपर ही बना रहा। अब किसानों की बात करें तो 2016 के बजट में एक और बड़ा वादा किया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना। लेकिन 2021 का किसान आंदोलन इस दावे को हिला गया। एमएसपी का मुद्दा अनसुलझा रहा, इनपुट कॉस्ट बढ़ती रही और किसानों को मुनाफे की बजाय घाटा उठाना पड़ा। जैसे कि अन्नदाता ने खुद का पेट भरना मुश्किल है, आय दोगुनी कैसे होगी। हेल्थ केयर की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जरूर थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने सब उजागर कर दिया। ना ऑक्सीजन थी, ना अस्पताल में बेड और ना दवाइयाँ। मिडिल क्लास बेबस दिखा और गरीब और भी लाचार हो गया। एम्बुलेंस के हॉर्न, ट्विटर पर मदद की पुकारें और शहर शहर में लाशों की कतारें। अभी कम से कम 40-45 डेड बॉडी पर डे हम घरों से उठा रहे हैं। वो पल था जब स्लोगन और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क साफ नजर आ गया। और इसके बाद सबसे बड़ा झटका 2014 में गूंजता हुआ नारा, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जनता के लिए सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया। देखिए ये जुमला है। जब वादे पूरे नहीं हुए तो भरोसा हिल गया। बीजेपी की लोकप्रियता पर सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हार गई। पार्टी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद डिफीटेड सिटिंग बीजेपी एमपी लल्लू से। ये एक बहुत बड़ा झटका था। मंदिर बन गया, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुला तो जनता का संदेश कुछ और था। रोटी, कपड़ा और नौकरी के बिना सिर्फ धर्म के नाम पर कुर्सी नहीं जीती जा सकती। और अब पार्टी के भीतर भी उत्तराधिकारी की तस्वीर बनने लगी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। और मोदी जी ने उस सीमा को पार कर लिया है। लोगों ने अमित शाह को 25% और योगी आदित्यनाथ को 19% का संभावित भविष्य का प्रधानमंत्री विकल्प मानना शुरू कर दिया है। वैश्विक स्तर पर मोदी जी अभी भी सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता हैं, जिनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71% है। लेकिन सवाल यही है, जो नेता दुनिया में टॉप पर हैं, उसके अपने लोग ही उससे क्यों नाराज हो रहे हैं। जो भी हो, बीजेपी के लिए सर्वाइकल का फॉर्मूला अब बहुत साफ है। चुनाव स्लोगन और मंदिर से जीते जा सकते हैं, लेकिन भारत का भविष्य तभी बनेगा जब जनता को रोटी, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भरोसा हो। क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बीजेपी को अपने आधार वोटर वापस नहीं दिला पाएगा। 2014 में अच्छे दिन का नारा था, 2019 में एक लहर थी और 2024 में एक रिपोर्ट कार्ड। और अब असली सवाल है, क्या 2029 तक मोदी जी की कुर्सी बची रहेगी या फिर बीजेपी का जादू सच में खत्म हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।